माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। मैं प्रकाश सिंह शेखावत, बायो लेक्चर फ्रॉम श्री कृष्ण विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर। आज हम बायोलॉजी 12th क्लास की सेकेंड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी पादप कारिकी के चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। देखिए वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। सपोज दैट ये एक प्लांट है। ये प्लांट रूट द्वारा जितना पानी ऑब्जर्व करता है, जितना पानी अवशोषित करता है, उसका ओनली 1% अपनी उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान यूज करता है। बाकी जो 99% जो जल है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। तो आवश्यक जो जल है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको जो बाहर निकालना होता है वही होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन हम कैसे बनाएं? देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पादप के केवल वायवीय भागों द्वारा ही संपन्न होती है। जैसे ये रूट है, ये अंडरग्राउंड होती है, इसलिए रूट से कभी भी वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। तो पादप के वायवीय भाग, तना, इसकी शाखाएं, इसके पर्ण, फल, फूल, इनसे वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जो जल है वो कैसा होगा? देखिए हम पढ़ रहे हैं कि वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, इसलिए वाष्प के रूप में जो भी जल बाहर निकलता है वो हमेशा याद रखना है शुद्ध होता है, प्योर होता है। अब हम आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन किस किस के द्वारा होता है। तो सबसे पहला जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं स्टोमेटिक ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटिक ट्रांसपिरेशन क्या होता है? रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। अब ये जो रंध्र है, जो स्टोमेटा है, ये कहां पर होते हैं? देखिए पादप के भूमिगत भाग को छोड़कर, अर्थात जड़, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, इन सभी को छोड़कर शेष सभी भागों पे जो रंध्र पाए जाते हैं उनसे जो जल बाहर निकलता है वो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से टोटल जल का लगभग 50 से 97% जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। अब देखिए वात रंध्र क्या होता है?
वातरंध्र हमेशा ध्यान रखना, पादप के वायवीय भाग ओनली एक तो तना और फल यानी स्टेम एंड फ्रूट पर छोटी छोटी रंध्रीय जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो होता है वातरंध्र। तो वातरंध्र से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इससे कुल जल का 0.1% का वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा है उप त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। देखिए हम पढ़ चुके हैं, पादप का कोई भी भाग होता है उसकी सबसे जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होती है उसकी बाह्य सतह पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, लेकिन क्यूटिकल तो जल के प्रति अपारगम्य होती है। फिर वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? कहीं कहीं पर ये जो क्यूटिकल की परत होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है और क्षतिग्रस्त होने के कारण जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना होता है, वो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसके द्वारा कुल जल का 3 से 10% जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आज हमने वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े। 3 प्रकार है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के आधार पर वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। वाष्पोत्सर्जन के आधार पर पर्ण के प्रकार, तो जो पर्ण है वो 3 प्रकार की होती है वाष्पोत्सर्जन के आधार पे। सबसे पहला है अधोरंध्री। अधोरंध्री इसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारी पर्ण है, तो ये इसकी ऊपरी सतह और ये इसकी निचली सतह। तो निचली सतह पे जो रंध्र होते हैं उसे अधोरंध्री पर्ण कहते हैं, यानी पत्ती की पर्ण की निचली सतह पे रंध्रों का उपस्थित होना अधोरंध्री पर्ण कहलाती है। तो ये जो अधोरंध्री पर्ण द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन है ये होता है, इसका एग्जाम्पल है डाइकोट। डाइकोट मीन्स होता है द्विबीजपत्री, यानी द्विबीजपत्रियों में अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा है अधिरंध्री। अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन इसको बोलते हैं एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक जब रंध्र पर्ण की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं, वो अधिरंध्री। इसका जो एग्जाम्पल है वो होगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को बोलते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद में कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये जल की सतह है, उस पे जैसे पत्ती होती है, पर्ण होती है, तो ये पर्ण की जो निचली सतह है ना, ये तो जल के संपर्क में रहती है और जो ऊपरी सतह है वो वायु के संपर्क में रहती है। तो निचली सतह जल के संपर्क में रहने के कारण जो है गैसों का एक्सचेंज नहीं कर सकती, इसलिए जो है हमेशा इसमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो ऊपरी सतह से होता है। तीसरा जो टाइप्स है वो है उभयरंध्री। उभयरंध्री एम्फी
एम्पिस्टोमेटिक। एम्पिस्टोमेटिक, एम उभय, उभय मीन्स होता है दोनों, जैसे ये पर्ण ऊपरी सतह और निचली सतह, तो जब रंध्र पर्ण की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर उपस्थित हो, और एक्चुअल में ये जो इसका एग्जाम्पल होता है मोनोकोट, उसमें ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पे जो रंध्र है वो समान पाए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकोट। मोनोकोट मीन्स होता है एक बीजपत्री सारे इसी वर्ग में। तो अब हमने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन के आधार पर पर्ण के प्रकार 3 प्रकार की होती है। अधोरंध्री पर्ण, हाइपोस्टोमेटिक एग्जाम्पल डाइकोट, अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन, इसमें अपन ने पढ़ा एपिस्टोमेटिक हाइड्रोफाइट्स, एंड थर्ड एम्पिस्टोमेटिक, इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट। देखिए कोई भी लीफ होगी, सपोज दैट ये हमारी एक लीफ है, उसकी अगर हम काट करें, ये है हमारी अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी अधिचय, ये है अपर एपिडर्मिस, और ये निचली वाली जो है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर्ण की दोनों सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है वो होता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जिसको बोलते हैं पर्ण मध्योतक। मेसोफिल सेल के 2 भाग होते हैं। अब इसके बारे में अपन 11वीं क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मेसोफिल सेल में कौन कौन से पार्ट बनते हैं, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन सभी बातों को छोड़ करके अब हम आते हैं कि एक्चुअल में बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा की सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरचना। देखिए स्टोमेटा के बारे में अभी अपन ने देखा कि पादप के जो वायवीय भाग हैं उन्हीं में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र से जो निकलने वाला जो जल है वो शुद्ध होता है। अब रंध्र की पढ़ते हैं हम संरचना। तो टॉपिक हो गया अपना रंध्र की संरचना कैसी होती है ये हम जानते हैं। इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसी होती है देखिए। पहली बात रंध्र जाने हम कि भूमि के ऊपरी जो सतह के जो पादप के भाग होते हैं, तना, पत्ती, फल, फूल, इन्हीं पे रंध्र पाए जाते हैं। तो जो रंध्र है, रंध्र इसमें 2 सेल होती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो सेल होती हैं ये किडनी शेप होती है, वृक्काकार होती है। वृक्काकार आकृति की 2 सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। ये हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल है वृक्काकार होने के पश्चात बीच में छोटा सा छिद्र बनता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटापोर, रंध्र छिद्र। देखिए ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये वृक्काकार है, लेकिन याद रखना मोनोकोट एक बीजपत्री में ये जो द्वार कोशिकाएं हैं डंबलाकार होती है। मोनोकोट में गार्ड सेल डंबलाकार, अदरवाइज सभी में किडनी शेप होती है।
द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है जो रंध्र के निकट वाली है ये मोटी होती है और बाहर वाली जो भित्ति है ये पतली होती है। इन द्वार कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इन सभी में ये रहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये जो गार्ड सेल है इनके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से रक्षी या रक्षक, जिसको इंग्लिश में सब्सिडरी सेल कहते हैं, सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं जो इनको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये हैं सब्सिडरी सेल। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हमारे पादपों में पाए जाने वाले रंध्र। रंध्र याद रखना, रंध्र केवल और केवल डे के समय तो ओपन होते हैं और नाइट के समय क्लोज होते हैं। लेकिन आपको याद रखना एक नोट है, जो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं, जीरोफाइट मीन्स शुष्क आवासीय जो पादप है उनमें उल्टा होता है। स्टोमेटा नाइट को तो ओपन होते हैं, नाइट को तो ओपन होते हैं एंड जो डे होता है उसको क्लोज होते हैं। ये आपको विशेष याद रखना। तो हमने पढ़ा रंध्र की स्ट्रक्चर। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो गार्ड सेल है जब स्पीक होती है, स्पीक मीन्स टाइट होती है, टर्गर्ड होती है, तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल सलग हो जाती है, सलग मीन्स डेली, सलग हो जाती है तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग। दो गार्ड सेल होती हैं जो किडनी शेप होती हैं। दोनों गार्ड सेल मिलकर एक छोटी रंध्रीय संरचना का निर्माण करती हैं जिसे स्टोमेटापोर कहते हैं। गार्ड सेल की जो आंतरिक भित्ति है वो मोटी होती है, बाह्य भित्ति पतली होती है। गार्ड सेल में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। गार्ड सेल के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से रक्षक कोशिकाएं सब्सिडरी सेल पाई जाती है जो इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। जब गार्ड सेल स्पीक होती है, टाइट होती है तो रंध्र ओपन होता है। लेकिन जब गार्ड सेल सलग लूज ढीली होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। रंध्र वायव्य भाग पर पाए जाते हैं, डे को ओपन होते हैं, नाइट को क्लोज होते हैं। लेकिन जीरोफाइट मीन्स शुष्क आवासीय जो पादप है उनमें नाइट को ओपन होते हैं और डे को क्लोज होते हैं। अभी हमने पढ़ा रंध्र की संरचना। अब हम पढ़ते हैं कि रंध्र की क्रिया विधि। रंध्र की क्रिया विधि को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, यानी रंध्र किस प्रकार खुलता है और रंध्र किस प्रकार बंद होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, रंध्र क्रिया विधि किसे कहते हैं? रंध्र का खुलना व रंध्र का बंद होना रंध्र क्रिया विधि कहलाती है। तो हम टॉपिक लेते हैं, रंध्र की क्रिया विधि, या इसको बोलते हैं रंध्र गति की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। रंध्र की क्रिया विधि या रंध्र गति की क्रिया विधि, तो इसको समझने के लिए या रंध्र की क्रिया विधि को समझाने के लिए जो है अनेक वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए। उनमें से पहला जो सिद्धांत है वो है, पहला सिद्धांत दिया गया स्टार्च सुगर चेन्स हाइपोथेसिस बोल दो चाहे थ्योरी बोल दो, थ्योरी जिसको बोलते हैं मांड शर्करा परिवर्तन
सिद्धांत, यानी स्टार्च शुगर चेन्स के आधार पे रंध्र की क्रियाविधि को एक्सप्लेन किया गया। इसको सबसे पहले 1923 में जे.बी. सायरे ने समझाया। इन्होंने कैसे समझाया, देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं स्टोमेटा की। ये हमारी गार्ड सेल, ये सब्सिडरी सेल। इस डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। देखिए हम बात करते हैं दिन के समय डे की। डे के समय क्या है, ये हमारी गार्ड सेल है। गार्ड सेल मीन्स कौन है, ये रही गार्ड सेल, द्वार कोशिका। गार्ड सेल में क्लोरोफिल है, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इसमें CO2 का यूज होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 है उसका जो अपचयन है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है, तो CO2 का उपयोग होगा। CO2 का उपयोग होने के कारण CO2 की सांद्रता में कमी होगी। CO2 की सांद्रता में कमी होगी। अब देखिए CO2 की सांद्रता में कमी होगी तो क्या होगा, गार्ड सेल के pH में वृद्धि होगी। गार्ड सेल का pH क्या हो गया, बढ़ गया। अब गार्ड सेल का pH बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो गार्ड सेल है ना, इसमें एंजाइम पाया जाता है फास्फोराइलेज। एक एंजाइम है फास्फोराइलेज। ये फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के यहाँ पे जो स्टार्च था, फोटोसिंथेसिस के दौरान निर्मित जो स्टार्च है, इस स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। कौन चेंज कर देता है, फास्फोराइलेज। तो ग्लूकोज, दोबारा बोलूं मैं, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होने के कारण CO2 की सांद्रता में कमी होती है, जिससे pH में वृद्धि होने के कारण गार्ड सेल में उपस्थित फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होकर के फोटोसिंथेसिस के दौरान निर्मित स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। चेंज कर देने से इसका जो OP है वो बढ़ जाता है। OP मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशण दाब बढ़ जाता है। यानी गार्ड सेल का पराशण दाब अधिक और जो सब्सिडरी सेल है उसका पराशण दाब क्या होता है, कम होता है। हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जल के अणु का प्रवाह निम्न OP से उच्च OP की ओर होता है, इसलिए जल के अणु सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में चले जाते हैं। यानी इस क्रिया के दौरान, गार्ड सेल में जाने के दौरान एंडोमाइटोसिस का मतलब अंतःपराशण की क्रिया होती है। अंतःपराशण होने के कारण जो गार्ड सेल है वो स्फीत हो जाती है और गार्ड सेल स्फीत होने के कारण जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। ये तो रही ओपन, इस प्रकार होता है। अब क्लोज के बारे में पढ़ते हैं। नाइट, रात के समय की बात है, इसका उल्टा चलना पड़ेगा। गार्ड सेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है, नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, गार्ड सेल में। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होने के कारण CO2 की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी। जब CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी तो pH में क्या होगी, कमी। pH में कमी होगी। pH में कमी होगी तो जो फास्फोराइलेज जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय होने के कारण जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में।
स्टार्च में चेंज होने के कारण इसका जो गार्ड सेल का जो ओपी है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है में क्या हो जाएगी, कमी। ऑस्मोटिक प्रेशर में जब कमी हो जाएगी यानी इसका तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण जो एंडोमाइटोसिस की जगह एक्सोमाइटोसिस हो जाएगा, यानी बाह्य पराशरण, और बाह्य पराशरण के कारण जल के अणु गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आ जाएंगे, और जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल सलत हो जाती है, और सलत होने के कारण जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। इस प्रकार हमने रंध्र की क्रियाविधि को स्टार्च शुगर चेंज थ्योरी के अनुसार पढ़ा। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। गार्ड सेल, दिन के समय गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होने के कारण CO2 का यूज होने से CO2 की सांद्रता में कमी आती है, जिससे pH में वृद्धि हो जाती है। pH में वृद्धि होने से फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होकर स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज कर देता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होती है, जिसके कारण एंडोमाइटोसिस होने से गार्ड सेल स्फीत हो जाती है एंड स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाइट के समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया अनुपस्थित होने के कारण CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे pH में कमी होती है। pH में कमी होने के कारण फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय होने से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में चेंज हो जाता है, जिससे OP में कमी होने के कारण एक्सोमाइटोसिस होता है, जिससे गार्ड सेल सलत होने के कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस प्रकार हमने स्टार्च शुगर चेंज थ्योरी पढ़ी। इसके बाद में हम इसके लिए दूसरा सिद्धांत लेते हैं, स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। स्टीवार्ड के अनुसार इसको इसी से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है स्टीवार्ड परिकल्पना या सिद्धांत। स्टीवार्ड ने बस थोड़ा सा चेंज किया इसमें। स्टीवार्ड ने क्या किया, जेडी सायले ने जो सिद्धांत को समझाया, इसको थोड़ा स्टीवार्ड ने आगे बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया कि जब इसी पे बेसिस है, जब गार्ड सेल में, दिन के समय गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो CO2 की सांद्रता में कमी होगी। CO2 की सांद्रता में कमी होने से गार्ड सेल में प्रेजेंट फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव होकर स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करता है। ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट तो इस सिद्धांत तक था। अब आगे जो ग्लूकोज है 1 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुगर में चेंज हो जाता है, अर्थात इसको मैं तो शुगर में चेंज हो जाता है। याद रखना, ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ज्यादा घुलनशील है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट ज्यादा घुलनशील है। इसलिए गार्ड सेल का जो ओपी है वो बढ़ जाता है, और ओपी बढ़ने के कारण अंतःपराशरण की क्रिया होती है। अंतःपराशरण होने के कारण गार्ड सेल स्फीत होती है, और गार्ड सेल स्फीत होने के कारण रंध्र ओपन होता है। नाइट के समय देखिए, नाइट के समय जो गार्ड सेल है इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया एब्सेंट होती है, इसलिए CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने से pH में कमी होती है। pH में कमी होने के कारण फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होने से शुगर ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाने पर
इसका जो ओपी है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, वो घट जाता है, जिससे बाह्य परासरण की क्रिया होती है और बाह्य परासरण की क्रिया होने के कारण जो गार्ड सेल है वो सलग हो जाती है और सलगने से ढीली हो जाती है और ढीली होने के पश्चात जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, यानी रंध्र बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने स्टार्च शुगर चेंज थ्योरी के बाद में स्टीवार्ट परिकल्पना को समझा। इसके पश्चात तीसरा जो थ्योरी है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के द्वारा जो है हम रंध्र की क्रियाविधि को समझने की कोशिश करेंगे कि सक्रिय पोटेशियम आयन जो होता है इसका रंध्र के खुलने व बंद होने में क्या योगदान है। देखिए, रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए जितने भी सिद्धांत दिए गए उन सभी में सबसे जो बेस्ट सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार रंध्र की जो क्रियाविधि होती है, रंध्र जो खुलते हैं, रंध्र जो बंद होते हैं, उसको समझाने के लिए सबसे मुख्य जो उत्तरदायी तत्व है वो है पोटेशियम आयन। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, रंध्र की क्रियाविधि के प्रति उत्तरदायी तत्व है वो है पोटेशियम। ये आपका जो खनिज लवण वाला जो चैप्टर था उसमें भी है और इसमें भी आपको लर्न करना 1 नंबर में पूछा जाता है। अब इस सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो किसने किया था? लेविन ने। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? एलिनो व फ्यूजिनो। लेकिन आपको ज्यादा लर्न करना है इस सिद्धांत के बारे में, जो है आगे बढ़ाने का जो कार्य वो किसने किया था? लेविन ने। तो अब हम पढ़ते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। देखिए, सक्रिय पोटेशियम आयन परिकल्पना यह रंध्र की स्टोमेटा की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इज द बेस्ट थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ये जो हमारी गार्ड सेल है, ये हम स्टोमेटा का एक डायग्राम बनाते हैं। ये गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल के चारों ओर अभी हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी सेल है, रक्षित कोशिकाएं हैं। अब देखिए, हम डे की बात करते हैं, दिन के समय। दिन के समय ये हमारी जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का निर्माण होता है और जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है।
यानी मैं शॉर्ट में कहूं तो दिन के समय इस गार्ड सेल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो मैलिक एसिड है ये दिन के समय वियोजित हो जाता है, टूट जाता है मेलेट आयन में और H+ आयन में वियोजित हो जाता है। ये जो सब्सिडरी सेल है इसमें पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन आदि प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, यहां पे ये जो गार्ड सेल है इसको इधर से देखना, गार्ड सेल में क्या क्या प्रेजेंट था, मेलेट एंड H+ आयन। तो ये जो H+ आयन है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में जाता है, और ये जो पोटेशियम आयन है ये किस में चला जाता है, गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल में हाइड्रोजन आयन तो चला गया और इसकी जगह कौन आ गया, पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम आयन किससे क्रिया करेगा, मेलेट से, और मेलेट से क्रिया करके बना लेता है पोटेशियम मेलेट। क्या बना लिया, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट कहां पर बन गया, गार्ड सेल में। अब गार्ड सेल में पोटेशियम मेलेट बन गया। पोटेशियम मेलेट बनने के कारण इसका जो पीएच है वो बढ़ गया। पीएच में क्या हो गई, वृद्धि। जब पीएच में वृद्धि होगी तो इसका जो ओपी है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि। ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंडोमाइटोसिस की क्रिया होगी, अंतःपराशरण की क्रिया होगी, अंतःपराशरण की क्रिया होगी। और अंतःपराशरण होगा तो जो आपकी गार्ड सेल है वो स्फीत हो जाती है, टर्गर्ड हो जाती है, और आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। दोबारा देखिए, डे के समय गार्ड सेल में मैलिक एसिड प्रेजेंट था जो दिन के समय मैलेट और हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आ जाता है और सब्सिडरी सेल में प्रेजेंट पोटेशियम आयन गार्ड सेल में प्रवेश कर जाता है। तो ये पोटेशियम आयन मेलेट से क्रिया कर पोटेशियम मेलेट बना लेता है। पोटेशियम मेलेट बनने से गार्ड सेल का पीएच बढ़ जाता है। गार्ड सेल का पीएच बढ़ने के कारण ओपी में वृद्धि होती है। ओपी में वृद्धि होने से अंतःपराशरण होता है। अंतःपराशरण होने से गार्ड सेल जो है स्फीत हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। नाइट के समय क्या होगा, नाइट के समय ये जो पोटेशियम मेलेट बना था डे के समय, ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में कौन प्रेजेंट था, पोटेशियम मेलेट। ये पोटेशियम मेलेट वियोजित हो जाता है, किसमें, ये हो जाता है पोटेशियम में, और दूसरा कौन हो जाता है, मेलेट। अब वापस क्या होगा, उल्टा प्रक्रम होगा। पोटेशियम जो था वो गार्ड सेल से वापस आ जाता है और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल में चला जाता है। तो पोटेशियम आयन तो बाहर आ गया और जो हाइड्रोजन आयन है वो अंदर चला गया। तो हाइड्रोजन आयन किससे क्रिया कर लिया, मेलेट से क्रिया कर लिया, और मेलेट से क्रिया करने पर क्या बन गया, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बन गया, और मैलिक एसिड बनने से क्या हुआ, वही पीएच में क्या हो गई, कमी हो गई। पीएच में कमी होने से ओपी में भी क्या हो गई, कमी। ओपी में कमी होने से अंतःपराशरण जगह क्या होगा, बाह्य पराशरण।
बाह्य पराशरण होने से जो आपकी गार्ड सेल थी वो क्या हो जाती है, सलत हो जाती है, और सलत हो जाने से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। इस प्रकार रंध्र बंद होता है। वापस एक बार दोबारा देखिए, रात्रि के समय पोटेशियम में और मैलेट में टूट जाता है। पोटेशियम सब्सिडरी सेल में आ जाता है, हाइड्रोजन एंड गार्ड सेल में चला जाता है। हाइड्रोजन एंड गार्ड सेल में जाने से जो है मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड से पीएच में कमी होती है, जिससे ओपी में कमी होगी। ओपी में कमी होने से बाह्य प्राशन होगा। बाह्य प्राशन होने से गार्ड सेल सलत होगी, जिससे स्टोमेटा क्लोज होगा। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन के आधार पर पर्ण के प्रकार, उसके पश्चात रंध्र की संरचना पढ़ी। फिर उसके आधार पर हमने पढ़ा कि रंध्र की क्रियाविधि, यानी रंध्र किस प्रकार खुलते हैं और बंद होते हैं। इसको समझाने के लिए हमने 3 सिद्धांत पढ़े। सबसे पहला पढ़ा स्टार्च शुगर चेन थ्योरी, दूसरा स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, और तीसरा पढ़ा सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत।